फरवरी 2026 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पर्वतीय सीमा पर भीषण संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तानी जेट विमान अफगानिस्तान के भीतरी इलाकों में सीधे हवाई हमले कर रहे हैं, जबकि तालिबान बल सीमा पार संगठित सैन्य हमले कर रहे हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंच पर खड़े होकर स्पष्ट रूप से कहा कि उनका धैर्य टूट चुका है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान अब खुलेआम युद्ध में उलझे हुए हैं। मार्च तक हवाई हमले काबुल के पास एक नशा मुक्ति अस्पताल सहित प्रमुख आबादी वाले केंद्रों को निशाना बना रहे थे, जिससे मरने वालों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अफगान तालिबान एक परोक्ष बल है, जिसे पाकिस्तानी सरकार ने दशकों और अरबों डॉलर खर्च करके शुरू से खड़ा किया था। आज पाकिस्तान के जनरल खुद को उसी सैन्य ढांचे पर व्यवस्थित रूप से बमबारी करते हुए पा रहे हैं, जिसके निर्माण के लिए उन्होंने मूल रूप से भुगतान किया था। 1994 में सोवियत संघ की वापसी के बाद अफगानिस्तान गृह युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर एक विशाल अनियंत्रित सत्ता का शून्य पैदा हो गया। ये नक्शा पाकिस्तान की सेना की मूल चिंता को दर्शाता है। पूर्व में शत्रुतापूर्ण भारत और पश्चिम में अस्थिर अफगानिस्तान के बीच फांसी पाकिस्तान की सेना को राहत की सख्त जरूरत थी। इसका समाधान सामरिक गहराई नामक सैन्य सिद्धांत था। इसका उद्देश्य काबुल में एक मित्रवत आश्रित शासन स्थापित करना था, ताकि पश्चिमी सीमा को भारतीय प्रभाव से सुरक्षित किया जा सके। इसे अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मुल्ला उमर नामक एक साधारण धार्मिक शिक्षक से संपर्क किया। उन्होंने एक सीधा साधा सौदा पेश किया। पाकिस्तान उमर के लड़ाकों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद करने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराएगा। बदले में उमर की सेनाएं इस्लामाबाद से आदेश लेंगी। 2 साल के भीतर ही भारी धन से समर्थित इस परोक्ष सेना ने अपना प्रभाव जमा लिया। इस्लामाबाद के जनरलों का मानना था कि उन्होंने एक स्थायी आज्ञाकारी पड़ोसी को सफलतापूर्वक खरीद लिया है, ये सोचकर कि धन और हथियारों का बल उन धार्मिक लड़ाकों की स्वतंत्र महत्वाकांक्षाओं को दबा देगा, जिन्हें उन्होंने सशक्त बनाया था। इस प्रारंभिक निवेश का लाभ 5 वर्षों तक मिलता रहा, ठीक तब तक जब तक कि 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण नहीं किया और तालिबान सरकार को ध्वस्त नहीं कर दिया। तीव्र अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करते हुए पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अमेरिकी कब्जे का समर्थन किया। सार्वजनिक रूप से वे वॉशिंगटन के आतंकवाद विरोधी युद्ध में एक प्रमुख भागीदार थे, जो रेगिस्तान में अभियानों के लिए महत्वपूर्ण रसद सहायता प्रदान कर रहे थे। गुप्त रूप से वे एक बिल्कुल अलग अभियान चला रहे थे। ISI ने निर्वासित अफगान तालिबान नेतृत्व को लगातार नकदी, हथियार और सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराई, ताकि उनका प्रतिनिधि संगठन अमेरिकी सेना के संघर्ष को खत्म करने के लिए लंबे समय तक जीवित रह सके। इस सोची समझी दोहरी चाल ने अफगान तालिबान को जीवित रखा, लेकिन वॉशिंगटन के साथ सहयोग करने के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर गंभीर प्रतिक्रिया हुई। पाकिस्तानी मदरसों में प्रशिक्षित और अफगान तालिबान के साथ लड़ने वाले हजारों धार्मिक लड़ाकों ने इस्लामाबाद के अमेरिका के साथ गठबंधन को देशद्रोह के रूप में देखा। वे अलग हो गए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामक एक नया संगठन बनाया। TTP के लक्ष्य अफगान तालिबान से बिल्कुल अलग हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य चुनी हुई पाकिस्तानी सरकार को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकना, सेना को भंग करना और देश में सख्त शरिया कानून लागू करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए TTP ने एक क्रूर घरेलू विद्रोह शुरू किया। दिसंबर 2014 में उनके लड़ाके पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस गए और कक्षाओं में 132 बच्चों की हत्या कर दी। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला बना हुआ है। पड़ोसी देश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक परोक्ष सेना तैयार करने के प्रयास से पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष रूप से अपने अस्तित्व के लिए एक गंभीर सैन्य खतरा पैदा किया। जब 2021 में अमेरिकी सेना अंततः वापस लौटी और अफगान तालिबान काबुल में फिर से प्रवेश कर गया, तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है, ये मानते हुए कि उनकी लंबे समय से पोषित परोक्ष सेना फिर से नियंत्रण में आ गई है। हकीकत कुछ और ही थी। संप्रभु क्षेत्र पर अधिकार होने के बाद अफगान तालिबान ने तुरंत TTP के लिए अपनी सीमाएं खोल दी, जिससे आतंकवादियों को ठीक बगल में एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया। पाकिस्तान ने अपने पुराने सहयोगियों से TTP शिविरों को नष्ट करने की मांग की, लेकिन अफगान तालिबान ने इनकार कर दिया।
ये इनकार सत्ता को बचाए रखने के लिए एक सोची समझी चाल है जो आईएसआईएस खुरासन जैसे कहीं अधिक तात्कालिक खतरे के उभरने से प्रेरित है। ये चार्ट संरचनात्मक जाल को दर्शाता है जिसमें अफगान तालिबान फंसा हुआ है। केंद्र में सत्तारूढ़ अफगान तालिबान, बाईं ओर उनके सहयोगी टीटीपी और दाईं ओर तेजी से विस्तार कर रहे आईएसआईएस के नेटवर्क है। अगर काबुल के नेता पाकिस्तान को खुश करने के लिए टीटीपी पर हमला करते हैं तो उन्हें पता है कि उनके सैनिक कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। इस कार्यवाही से हजारों टीटीपी लड़ाके तुरंत अलग होकर सीधे आईएसआईएस के में शामिल हो जाएंगे। इससे उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की संख्या में भारी वृद्धि होगी और दो मोर्चों पर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अपने शासन के पतन का जोखिम उठाने के बजाय या इस्लामाबाद की मांगों को नजरअंदाज करने के विकल्प में तालिबान ने अस्तित्व को चुना। उन्होंने उस राज्य को त्याग दिया जिसने उन्हें बनाया था। ये कूटनीतिक गतिरोध अब एक ऐसे शारीरिक संघर्ष में बदल गया है जिसे जीतना असंभव है। हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान का पूर्ण वर्चस्व है जिससे वे काबुल और कंधार पर मनमाने ढंग से गोला बारूद गिरा सकते हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति पूरी तरह से तालिबान के पक्ष में है। पाकिस्तान पहाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक जमीनी आक्रमण सफलतापूर्वक नहीं कर सकता क्योंकि इस क्षेत्र ने ऐतिहासिक रूप से सोवियत और अमेरिकी सेनाओं को पराजित किया है। तालिबान के पास लड़ाई जारी रखने का राजनीतिक कारण भी है। वे पाकिस्तानी हवाई हमलों का डटकर मुकाबला करके विदेशी एजेंटों की छवि को मिटा सकते हैं और अफगान जनता के सामने खुद को राष्ट्रीय नायकों के रूप में पेश कर सकते हैं जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। चूंकि दोनों पक्षों में से कोई भी निर्णायक सैन्य विजय हासिल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हिंसा एक दुष्चक्र में फंसी हुई है। वे तोपखाने और हवाई हमलों का आदान प्रदान करते हैं, अस्थायी युद्धावस्था कराते हैं और जैसे ही टीटीपी की कोई इकाई सीमा पार करती है तुरंत शत्रुता फिर से शुरू कर देते हैं। ये हमें 1994 के मूल भू राजनीतिक गणित पर वापस ले जाता है। संपूर्ण सामरिक गहराई सिद्धांत इस धारणा पर आधारित था कि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान भारत के विरुद्ध एक अभेद्य दीवार का काम करेगा। आज इसका ठीक विपरीत हो रहा है। अफगान तालिबान पाकिस्तानी सेना के साथ रॉकेट हमले कर रहे हैं, वहीं ये दूसरी ओर भारतीय निर्माण कंपनियों के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से हस्ताक्षर कर रहे हैं। जब कोई देश धार्मिक चरमपंथ का उपयोग करके सैन्य शक्ति का निर्माण करता है तो अंततः वह शक्ति पूरी तरह से अपने ही तर्क पर काम करती है। ये सीमाओं, संधियों या उन खुफिया अधिकारियों के इरादों का सम्मान नहीं करता जिन्होंने चेक लिखे थे। पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी के भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने में 30 साल और अरबों डॉलर खर्च किए। अंततः वे केवल अपनी ही सीमाओं पर आग लगाने में सफल रहे।